ओके, सो सेल थ्योरी क्या बोलती है? सो सेल थ्योरी में कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो इन्वॉल्व थे। सो सबसे पहले 1883 में, ठीक है, 1883, टाइमलाइन क्या है, 1883 में एक साइंटिस्ट थे शील्डन, मैथियास शील्डन, ठीक है, मैथियास शील्डन। और ये क्या थे? बॉटैनिस्ट थे, ठीक थे, ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। तो ये पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते थे, है ना। सो इन्होंने क्या किया, ये पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते थे और इन्होंने बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये बोला कि जो सेल्स हैं, प्लांट टिश्यूज के जो सेल्स हैं, दे आर सेम, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वही बेसिक कंपोनेंट होते हैं। उन्होंने बोला कि ही एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। तो इन्होंने क्या किया, ही ऑब्जर्व्ड many plants and said that plants are composed of different cells। उन्होंने बोला कि प्लांट्स है ना अलग अलग सेल से मिलके बने हुए हैं। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थे, ये थे जूलॉजिस्ट, ठीक है, ये जूलॉजिस्ट थे। सो 1839 में 1839 में इन्होंने क्या बोला, थियोडोर शावन, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। सो इन्होंने किन पे काम किया, अब जूलॉजिस्ट थे तो एनिमल्स पे काम करेंगे। सो इन्होंने डिफरेंट टाइप की एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया। ही ऑब्जर्व्ड डिफरेंट एनिमल, मैनी like different animal cells। एंड उन्होंने क्या बोला कि जो एनिमल सेल्स है दे हैव थिन आउटर लेयर, जिसे हम आज के डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने बोला कि एंड दीज आर मेड ऑफ composed of cells and thin outer layer। सो मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख देती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये भी सेल से ही बने हैं, एनिमल सेल्स भी, एंड इनके पास ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों साइंटिस्ट ने ना मिलके एक थ्योरी दी, जिसे इन्होंने बोला सेल थ्योरी, ठीक है। शील्डन एंड शाउन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। एंड इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, इस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि नए सेल्स बन कहाँ से रहे। उन्होंने बस ये बोला कि हाँ ठीक है, जो सेल्स जो एनिमल्स है और जो ह्यूमन सेल्स है, वो जो ह्यूमंस है वो भी सेल से बने, सॉरी ह्यूमंस कह रही हूँ, जो एनिमल्स है वो भी सेल से बने, जो प्लांट है वो भी सेल से बने। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सेल्स आ कहाँ से रही है। उन्होंने बोला कि हाँ भाई सेल से बनते हैं, पर ये सेल कौन सी है, कहाँ से आती है सेल, ये उन्होंने नहीं बताया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए 1855 में आए थे, वो थे हमारे सर रडोल्फ वर्का, ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ कि सेल्स बन कहाँ से रही है। सो उन्होंने बोला कि जो सेल्स हैं, these cells comes from the pre-existing cells। उन्होंने बोला new cells comes from pre-existing cell, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो नई सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही है, पहली सेल से आ रही है, ठीक है। और इसका उन्होंने ये जो टर्म है वो कहलाता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला।
ठीक है। सो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का यही मतलब है कि जो आपकी न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आ रही है और उन्होंने इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। सो सेल थ्योरी में पहले एक ही स्टेटमेंट थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। सो सेल थ्योरी में क्या थी, सेल थ्योरी में पहले एक ही स्टेटमेंट थी। चलो यहाँ पे मैं वो स्टेटमेंट लिख देती हूँ। सो सेल थ्योरी में पहले एक ही स्टेटमेंट थी। कौन सी स्टेटमेंट थी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सो ऑल लिविंग आर composed of cells, composed of cells and product of cell, product of cell। इसके बाद ये जो दूसरी स्टेटमेंट है वो रुडोल्फ बर्गकॉक की वजह से ऐड हुई, जो कि ये कहती है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो पहले से जो सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं उनसे ही न्यू सेल्स बनती हैं। तो ये थी आपकी सेल थ्योरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉरी। ठीक है, तो ये आपके दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट हो गए। अब हमने देखना है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, काफी इंपॉर्टेंट है। सो जो एनिमल सेल है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड अरेंज्ड इन बाइलिपिड लेयर। सो बाय लेयर क्यों कह रहे हैं, लिपिड बाय लेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दो लेयर्स दिख रही है आपको। ठीक है, ये दो लेयर्स कहलाती हैं लिपिड बाय लेयर। फाइन। सो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड अरेंज्ड इन बाय लेयर। फाइन, पहला स्टेटमेंट तो हम यहीं पे लिख लेंगे, सेल मेम्ब्रेन, cell membrane is composed of किससे मिलके बनी है, lipids arranged in bilayer। तो दो लेयर है ना, बाई लेयर में अरेंज्ड है। ठीक है, जो लिपिड है वो कंपोजिशन होते हैं किसके, आपके फॉस्फोग्लिसराइड के। ठीक है, इसके बाद में हमें पता चला कि प्रोटीन भी प्रेजेंट रहते हैं। तो पहले ये पता था कि ठीक है फॉस्फोग्लिसराइड सिर्फ होते हैं, बाद में पता चला कि प्रोटीन भी एम्बेडेड होते हैं। एंड जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, सो कंपोजिशन क्या है, फॉस्फोग्लिसराइड्स। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड प्रोटीन्स। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक प्रोटीन दिख रहा है, यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दिख रहा है। सो प्रोटीन भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल में रेशियो इनका डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है या तो वो इंटीग्रल होगी या तो पेरीफेरल होगी। यहाँ पे देखो दो तरीके के प्रोटीन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रल, इंट्रिंसिक, पेरीफेरल प्रोटीन दिख रहा है। ठीक है, अभी जो प्रोटीन का जो टाइप है ना वो दो तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं उन प्रोटीन्स के बारे में। सो आपको ये भी पूछ सकता है कि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बने होते हैं, तो फॉस्फोग्लिसराइड एंड प्रोटीन। ठीक है, अब जो प्रोटीन से कितने तरीके के होते हैं, इट कुड बी इंटीग्रल और पेरिफेरल। ठीक है, जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो किसमें बरीड होते हैं, देखो यहाँ पे देखो एकदम ऐसे धसे धसे से बरीड है। ठीक है, बट जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो सिर्फ सरफेस पे लाई करते हैं, यहाँ पे देखो सिर्फ सरफेस पे लाई कर रहा है। सो इंटीग्रल प्रोटीन, टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। पहला इंटीग्रल, embedded in the membrane। ठीक है, जो दूसरा प्रोटीन है वो है पेरीफेरल। ओके, ऑन दी सरफेस। ठीक है, ये सिर्फ सरफेस पे होता है। अब ये जो लिपिड बायलेयर मॉडल जो है उसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? कहते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। कब? 1972 में। ठीक है, इन्होंने 1972 में प्रपोज किया था ये ऑर्डर। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये दो लिपिड होती है। ये वाला जो देखो, ये वाला जो एंड है इसमें लिखा हुआ है कि वेट, ये जो आपको दिख रहा है ना हाइड्रोफिलिक नॉन पोलर एंड है, ये फैटी एसिड का बना हुआ था, फॉस्फोलिपिड का होता है और वो वाटर हेटिंग होता है। ठीक है, ये पोलर एंड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग। ठीक है, और ये हेड है। सो ये जो हेड्स हैं ये वाटर लविंग होते हैं, जो टेल होता है वो क्या होता है? वाटर को हेट करता है। ठीक है, वाटर रेपेलिंग होता है। इसके साथ ही शुगर चेन आपको दिख रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको दो लिपिड की लेयर, लाइक बाई लेयर दिख रही है। ठीक है, ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है, तो यहाँ पे ये बाई लेयर बनाती है। और ये जो है लिपिड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहलाता है। सिंगर एंड निकोलसन ने फिर बाद में नोबेल प्राइज भी जीता था इसकी वजह से। एंड इम्पोर्टेंट जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसफर एक साइड से दूसरे साइड, फॉर एग्जांपल ये आउटर सरफेस, ये इनर सरफेस है, इधर लेट्स से साइटोप्लाज्म है और सारे ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, ये आपके आउटर सरफेस सेल के बाहर का हिस्सा है। अब सेल के बाहर से कुछ चीज सेल में अगर अंदर आनी है तो वो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आएगी। सो वो किस तरीके से आती है? दो तरीके के मेथड है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का और पैसिव ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये एनर्जी इन्वॉल्व करता है। ठीक है, रैपिड प्रोसेस है। यहाँ पे हम स्मॉल वो बना लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? सबसे पहले समझो, ये वो वाला ट्रांसपोर्ट है दैट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टोल देना पड़ेगा अगर एक साइड से दूसरे साइड जाना है। सो एक्सपेंडिचर, लाइक स्पेंड्स एनर्जी। अब एनर्जी किसके फॉर्म पे? हमारे बॉडी में एटीपी के फॉर्म पे। तो आपको एटीपी यहाँ पे एटीपी स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी स्पेंड नहीं करनी है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है? इट ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मेन बात है। ऑकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है अगर मैं आपको समझाऊं? फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, अरे ये तो दिख नहीं रहा, लेट्स ओके ठीक है, ये क्या है? लेट्स से दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन या आपकी सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ये सोडियम है Na, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सो इस ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से आपको लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। और ये किसका? ये सिंपल डिफ्यूजन का भी क्या है? एक तरीके से आप कह सकते हो, इट इज समथिंग, इट इज रिलेटेड टू योर ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इस साइड आने में उनको मेहनत नहीं लगेगी, एनर्जी भी नहीं है, टोल भी नहीं देना है। ठीक है, तो ये सिंपली मूव करके कुछ यहाँ पे आ जाएंगे एंड फिर ये बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, कुछ सोडियम इधर आ गए। ठीक है, ये तो हो गया आपका, दिस इज योर पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या है? पैसिव, ये एग्जांपल हुआ पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट यहाँ पे मैं फिर से अगर से ऐसी मेम्ब्रेन बनाऊं, ठीक है,
एंड यहाँ पे ऑलरेडी खूब सारे सोडियम है, एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 सोडियम है, सॉरी 4 सोडियम है। सो इन 4 सोडियम्स को इस साइड मूव होने के लिए ना बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि इधर ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन कम है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सो इस जगह से आपको इधर आने में एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी एटीपी देनी पड़ेगी मूवमेंट के लिए। सो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और ये हुआ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इट वाज ऑलवेज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ है। सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ है तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है इन्होंने। ऑलवेज ऑलवेज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो ये हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ है। सो यहाँ पे फिर आपको एनर्जी भी स्पेंड नहीं करनी है। ठीक है, सो थोड़ी दो तीन चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कर ली, एंड ये भी सेल देख लिया। देखो अब यहाँ तो इम्पॉर्टेंट है नहीं कि आप एक एक सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ो, सो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। एक दो चीज़ें देख लेनी है, जैसे कि राइबोसोम का काम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। सो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है। क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो ऐसे दो तीन जो सेल ऑर्गेनल है ना, ठीक है। सो जो राइट देखो यहाँ पे कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ ही साथ राइबोसोम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आरएनए मॉलिक्यूल जो ट्रांसलेशन होती है आरएनए की, सो ये इन्वॉल्व होता है। इट एनकोड्स दी एमआरएनए, एनकोड्स मैसेंजर आरएनए, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एमआरएनए को एनकोड करता है, इस वजह से भी ये स्पेशल है। ठीक है, सो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो हमने सेल थ्योरी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी देख लिया, और लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर भी देख लिया, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट भी देख लिया। सो यहाँ पे मैं ये जो मैंने स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, मैं ये इरेज नहीं कर रही हूँ, ये स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाएगा एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, सो हम यहीं पे ये लेक्चर फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में फर्दर सिलेबस के साथ आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. See you in the next video. Till then.